हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो है अध्याय 5, यह है जैव प्रक्रम बायोलॉजी का। तो यहाँ पर हम लोग का जो है ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो मनुष्यों में पोषण जो आप पॉइंट देख रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं या क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो कि 2025 में एग्ज़ाम देंगे, है ना, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या क्लास 10th में आपको देखने को मिलते हैं, है। मनुष्यों में पोषण जो ये पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, इसका पहले हम डायग्राम देखते हैं मानव पाचन तंत्र का, मानव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ देखिए ये जिह्वा होता है, जिह्वा के ठीक ऊपर गाल जो होता है, यहाँ इस एरिया में जो है 3 प्रमुख लाला ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? लाला ग्लैंड्स, जिससे कि लाला रस का स्रावन होता है ना, लार का स्रावन होता है। ये जो है मुंह है, मुख गुहा है ना। और यहाँ से ग्रासिका ग्रसनली से होते हुए भोजन जो है आमाशय तक पहुँचता है। ये जो आप देख रहे हो ये आमाशय का डायग्राम है, ठीक है। और आमाशय से भोजन जो है यहाँ पे क्या होता है आपको बता दें, ये यकृति है जिसका वेट 1.5 kg मतलब 1.5 kg के अप्रॉक्स जो है होता है। पित्त नली होता है, अब पित्ताशय होता है ना। ये देख रहे हो, ये जो आपको संरचना दिख रही है ये क्या है? पित्ताशय, है ना, पित्त की थैली होता है। यकृति से जो है इसको स्रावन प्राप्त होता है। और ये जो पित्त, ये मान के चलिए पित्ताशय है, यहाँ से पित्त नली के माध्यम से ये जो है इसमें जो है इसको स्रावन प्राप्त होता है। और आगे जो है अग्नाशय जुड़ा होता है, यहाँ से अग्नाशय की एंजाइम जो है आती है। और ये छोटी नली है ना, आमाशय से जो छोटी आंत की जो है जहाँ पे जो है जुड़ाव है यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इसको स्रावन प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो छोटी आंत से भोजन होते हुए बड़ी आंत से होते हुए और क्या होता है, ये एनस से, गुदा द्वार से भोजन जो है फिर बॉडी से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये बृहदांत्र है जिसे कॉलोन कहते हैं। ये छोटी आंत, ये देख रहे हो आप, छोटी आंत की संरचनाएं हैं। और ये है अग्नाशय, है ना, जिससे अग्नाशयिक एंजाइम का स्रावन होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है ना। तो ये सारी बातें जो है यहाँ होता है। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम लोग जंतु में हार्मोन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये परिशेषिका है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, है कि नहीं। जो भी शाकाहारी जीव होते हैं, घास फूस खाने वाले जीव होते हैं, है ना, जानवर होते हैं, उसके बॉडी के अंदर इसका यूज़ होता है। हमारे बॉडी के अंदर इसका यूज नहीं होता, क्योंकि अब परिशेषिका का मतलब ही होता है अवशेष अंग। तो इस डायग्राम को आपने समझ लिया होगा। तो आइए अब जो हमारे बुक में लिखी गई है इसके बारे में छोटी सी बातें जो है, और जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। और जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे, आप उसका नोट डाउन कर लेना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मनुष्यों में पोषण, ठीक है। तो आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। आहार नाल मुंह से गुदा तक विस्तरित एक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक गुदा तक विस्तृत एक क्या है, लंबी नली है, ठीक है। चित्र 6.6 में आपने अभी देखा, हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जैसे कि 6.6 में हमने देखा है, जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें, भोजन जो होता है जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलना एंजाइम की सहायता से ही पाचन है। अविलेय पदार्थ को विलेय पदार्थ में ही बदलना ही भोजन कहलाता है, ताकि उसको अविलेय भोज्य पदार्थ को विलेय पदार्थ, जिससे कि उस योग बनाना, जिससे कि उसका अवशोषण छोटी आंत बड़ी आंत में आसानी से हो जाए। अवशोषण होने योग्य बना देना ही क्या होता है, पाचन होता है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है, इसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। अब देखिए, भोजन का जो पाचन है अगर छोटे छोटे कण में आप बदलते हैं उससे नहीं होता है। आपने चबा लिया, मुंह के अंदर पाचन स्टार्ट, मान के चलिए उसको छोटे छोटे पीस दिया, है कि नहीं। अब रोटी है उसको छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त कर देंगे तो वो पाचन नहीं हुआ, है ना। मतलब उसके अंदर ऐसे चीज़ हैं, जैसे कि रोटी है, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है,
तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देना ताकि उसका अवशोषण बड़ी आंत में हो, छोटी आंत में उसका अवशोषण हो जाए, है ना, और वो हमारे सेलों तक ब्लड के माध्यम से पहुंच जाए। अवशोषण योग्य बनाना ही क्या होता है, पाचन होता है। रोटी को अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में व्यक्त कर देंगे, बोल देंगे ये पाचन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का अस्तर बहुत कोमल होता है, ठीक है। अतः भोजन को गीला किया जाता है कि नहीं, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी मुंह पसंद का कोई पदार्थ, मतलब अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है भैया। तो यहाँ पे आप जानो इस बात को कि जब भी आप कोई भी अपना फेवरेट फूड को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आने लगता है, उसको खाने का मन करने लगता है भैया, पाचन वहीं शुरू हो जाता है ना। क्योंकि ये जो मुंह में पानी आ रहा है ना, यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। और आपको बता दें, ये जो लार होती है ये आपको बता दें लाला ग्रंथि के द्वारा निकलता है। जो हमारे मुंह के अंदर है ना, 3 जोड़ी प्रमुख जो है लाला ग्रंथि होती है जिसे लाला रस का स्रावन होता है ना। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है कि नहीं। उसका दूसरा पहलू क्या है, उसकी जटिल रचना, उसको सरल अणु में तोड़ना क्या है, जरूरी है, ठीक है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू क्या है, जटिल रचना, इसको जो है सरल कर देना, विलय योग्य कर देना, ठीक है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना क्या है, होगा। अब यहाँ से आपको कॉपी पेन में जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको नोट करते हुए चलना है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जटिल पदार्थ है, जैसे कि रोटी है, रोटी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, पेड़ पौधे जब मंड के रूप में उसको संचित करके रखते हैं। हम पिछले लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं। आपको बता दें, ये बात आपको समझ में होगी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो अपने फल में, बीज में, फूल में, है ना, अपने पत्तियों में संचित कर लेते हैं, मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। अब गेहूं का जो है फसल होगा वो मंड बना करके जो है प्रकाशन करके गेहूं के बीज में जो है उसको संचित किया, फिर उसको हम लोग लाते हैं गेहूं को, फिर उसको पीस देते हैं, आटा में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको रोटी बनाते हैं। भैया मंड तो उसके अंदर है ही, और रोटी को जब आप मुंह के अंदर रखेंगे तो थोड़ी देर चबाएंगे तो आपको मीठा लगने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप इसको समझना है आपको, क्योंकि हमारे मुंह से जो लार जो निकलता है वो इसमें मिक्स होता है। लार में एक विशेष एंजाइम होता है ना, जो क्या करता है, लार एमिलेस होता है, जो क्या करता है, हाँ, उस रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है ना, उसको शर्करा में, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है, तोड़ने लगता है ना, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को तोड़ देता है, जिससे हमको क्या लगने लगता है, मीठा लगने लगता है कि नहीं। तो यही बात होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भैया जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करता है, एंजाइम। ये याद रखिएगा, एंजाइम किसके तरह का व्यवहार करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एंजाइम किसके तरह व्यवहार करता है, तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जैव उत्प्रेरक है, इनमें से जैव उत्प्रेरक है तो एंजाइम है, ठीक है। तो आप देखिए, लार में एक एंजाइम होता है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लार एमिलेस कहते हैं। ये याद रखना है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लार एमिलेस कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, यह मंड जटिल मंड अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। अभी हमने बताया है आपको ये बातें कि हम जब रोटी के टुकड़े को चबाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मीठा लगने लगता है, क्योंकि जटिल मंड होता है उस अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। भैया ये जो लार एमिलेस होता है ना, इसको अच्छे तरीके से मिलाने का काम भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा, हमारा जो जिह्वा है ना, उस पर टेस्ट बर्ड भी होता है जिससे हमको स्वाद भी पता चलता है, और साथ में ये जिह्वा क्या करता है कि भोजन में अच्छी तरीका से वो जो पिसे हुए जो है ना भोजन, जिसको दांत के द्वारा चबा करके उसको अच्छे से जो है मान के चलिए पीस दिया जाता है, तो उसमें लार एमिलेस को अच्छी तरीक़ा से मिलाने का काम कौन करता है, हमारा जिह्वा करता है। आहार नाल
के हर भाग में भोजन नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। और आहार नाल के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और आपको बता दें, यह क्रमाकुंचन कुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। तो जब भोजन को चबा लिया जाता है, चबाने के बाद इसको निगला जाता है, तो भोजन जो यहाँ से होते हुए आमाशय तक आती है। तो आपको बता दें यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का गति होता है इस तरीका से, है ना, इस तरीका से एक प्रकार का गति होता है। इसकी संरचनाएं जो होती है ये इस तरीका की हो जाती है। भोजन अगर मान के चलिए यहाँ आया तो ये फैलेगा, फिर ये जो हिस्सा होता है इसको दाब देता है जिसके भोजन आगे आ जाता है। भोजन क्या हो जाता है, आगे, फिर यहाँ फैल गया, फिर ये एरिया जो है इसको दाबता है, ये जो साइड की जो है ये जो आप देख रहे हो ये इसको दाबता है, तो फिर भोजन क्या हो जाता है, ये आगे आ जाता है। तो ये जो गति हो रहा है ना इसके अंदर, ये क्रमाकुंचन गति से कहते हैं। और ये क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन क्या होता है, हमारे आहार नाल से होते हुए क्या होता है, हमारे आमाशय तक पहुंचती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक बृहद अंग है। आमाशय क्या है, एक बृहद अंग है ना। ये जो है आमाशय एक बृहद अंग है। आमाशय का डायग्राम आप देखे हैं, ठीक है, जो भोजन के आने पर फैल जाती है। और भोजन के आने पे क्या होता है, फैल जाती है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। अब भोजन की जो आमाशय की जो भित्ति होती है ना, पेशीय भित्ति, ये फूलती है पिचकती है, फूलती है पिचकती है, ताकि भोजन जो इसके अंदर आता है वो अच्छे तरीके से मिल जाए, है ना। और आप देखोगे जब ज़्यादा भोजन आप करते हो तो आपका पेट फूल जाता है ना। तो आमाशय की भित्ति क्या होता है, भोजन का अन्य पाचक रसों को मिश्रित करने में सहायक होता है कि नहीं। और ये बृहद जो भोजन के आने पर फैल जाती है, यहाँ देख रहे हो ना, भोजन के आने पर फैल जाती है। जब खाना खाते हो तो वो फूल जाता है पेट आपका, है ना, ये बात है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति के में उपस्थित जठर ग्रंथियां के द्वारा संपन्न होती है। और इसके परत पे ये जो आमाशय की दीवार होती है ना, यहाँ इस साइड में क्या होता है, बहुत सारे जठर ग्रंथियां, नहीं 3 प्रमुख जठर ग्रंथियां होती है, जिससे जठर रस का स्रावन होता है, ठीक है, जो कि आगे हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसे कहते हैं, HCl, जिसका pH वैल्यू हमारे आमाशय में कितना होता है, तो 2 होता है ना। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा सलेस्मा का स्रावन करते हैं। और इस भित्ति के अंदर क्या होता है कि नहीं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा सलेस्मा का स्रावन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है ताकि इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक हो। प्रोटीन को पचाने का काम यहाँ पे होता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा सलेस्मा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा कि हमारे आमाशय के अंदर, है कि नहीं, हमारे आमाशय के अंदर प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा सलेस्मा। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए आप, तो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या है, पेप्सिन है कि नहीं। तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है, क्या, सो यहाँ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है ना। तो अम्ल जो है अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और भोजन को देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, आपके विचार से अम्ल और कौन सा कार्य करता है। ये क्वेश्चन जो है आपको बता दें, हम जब खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे प्रकार के जो है बैक्टीरिया भी हमारे भोजन के अंदर चले जाते हैं, मुख के अंदर चले जाते हैं भैया। तो क्या होता है, हम सड़क किनारे जो है डस्ट से भरी हुई समोसे को उठा के खा लेते, तो उसमें बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरियाएँ होती है। तो भैया वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर उसका अवशोषण छोटी आंत स्तर पे हमारे ब्लड में हो जाए तो हमें बीमार कर सकता है हमें। तो अम्ल क्या करता है, वहाँ पे छोटे मोटे बैक्टीरिया को वहाँ मारने का काम करता है। अम्ल के साथ जो है भोजन जब मिक्स होता है हमारे आमाशय में, तो क्या होता है, उसके साथ मिक्स होते ही वो बैक्टीरियाएँ जो होती है, जिसका pH वैल्यू अम्ल का 2 होता है, उस pH वैल्यू में, पारोहाइड्रोजन वैल्यू में, उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाता है। जिससे कि बाहरी वातावरण से भोजन के साथ ग्रहण किए गए, है ना, हानिकारक
जर्म्स को भी खात्मा करने का काम ये अम्ल जो है HCl हमारे अमाशय में करता है। ठीक है। समान परिस्थिति में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। और समान परिस्थिति में ये जो श्लेष्मा होती है ना, ये क्या करती है कि हमारे आंतरिक दीवार को, क्या है HCl है तो जला सकता है ना, जिसे म्यूकस भी हम कहते हैं। तो क्या करता है, इसकी आंतरिक भित्ति को ये जला सकती है और यहाँ पे ये निकल के स्रावित हो जाती है। और यहाँ पे अम्ल जो है HCl अपना क्रिया करता है भोजन के साथ, है कि नहीं। और ये पूरा मिक्स हो गया तो ये भित्ति के साथ सटेगा अमाशय की भित्ति से, तो अमाशय की भित्ति को, परत को, दीवार को जो है ये डैमेज कर देगा। और श्लेष्मा जो है म्यूकस यहाँ निकल जाता है, जिससे कि उसकी जो आंतरिक दीवार है उसको कम क्षति नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। तो एसिडिटी जो होता है ना, आप ज़्यादा अम्लीय खाना खा लोगे एसिडिटी हो जाएगा, तेल वाला चीज़ खा लोगे, है ना, तो यही अम्ल की मात्रा जो है बढ़ जाता है हमारे अमाशय के अंदर। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? तो यही बात आपको हम बता दिए हैं कि हम ज़्यादा अम्लीय भोजन करेंगे तो हमारा पेट का जो pH वैल्यू है वो बिगड़ जाता है। और हमारा जो, जैसे कि आप ज़्यादा तेल में छने हुए चीज़ खा लोगे, ज़्यादा एसिडिटी पदार्थ खा लोगे, है ना, जिससे कि हमारी pH वैल्यू जो है, pH वैल्यू का मान जो है HCl का जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, वो ज़्यादा बनने लगता है, तो आपको खट्टा ढकार जो है देने लगता है, कंठ में जलन देने लगता है ना, यही बात है। तो अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है कि नहीं। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यह अवरोधनी, है ना, पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, क्या क्षुद्रांत क्या है आहार नाल का? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आप बताओगे क्या, क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ये क्वेश्चन एक आपको यहाँ मिल गया, है ना। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थानों में, है ना, अवस्थित होता है। और एक इंसान के अंदर 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, 6.5 मीटर, 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, 6.5 मीटर ये लंबा होता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग होती है। जैसे कि शाकाहारी जीव की जो छोटी आंत की लंबाई होती है, मांसाहारी जीव की जो छोटी आंत की लंबाई होती है, तो शाकाहारी जीव की छोटी आंत की लंबाई वो बड़ी होती है अपेक्षाकृत मांसाहारी जीव की छोटी आंत की लंबाई के। क्योंकि मांसाहारी जीव जो होते हैं, शाकाहारी जीव जो होते हैं, तो शाकाहारी जीव को सेलुलोज पचाना होता है, जिसके लिए उसकी छोटी आंत की लंबाई की ज़्यादा होना ज़रूरी है। लेकिन मांसाहारी जीव सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं, जिसके कारण छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जीव की तुलना में उनकी कम होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। ये बात आपको समझ में आई होगी। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि भैया क्षुद्रांत जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो हमारे पाचन तंत्र जो है उसमें मान के चलिए प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है, तो क्षुद्रांत है। ठीक है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है कि नहीं, क्योंकि pH वैल्यू उसका 2 है, अम्लीय है ना। अग्नाशय के एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है ना। तो भैया यकृति से जो पित्त रस का स्रावन होता है ना, तो क्या होता है, यकृति तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय होता है। अग्नाशय के एंजाइम की क्रिया करने के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृति से स्रावित पित्त रस इस कार्य को कर देता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर कि भैया क्या देखने को मिलेगा कि अग्नाशय एंजाइम, यहाँ पे देखिए, अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है।
है कि नहीं। यकृति से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है, यह क्रिया वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। यकृति से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है, यकृति से स्रावित पित्तरस इसको क्षारीय बनाने का कार्य करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, यह कार्य वसा पर क्रिया करने की क्या है, अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, क्षुद्रांत में वसा क्या होती है, बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है कि नहीं। और इसे जो क्या किया जाता है, ये जो मान के चलिए पितरस होता है, इसे छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित कर देता है, जिससे कि अग्नाशय के आने वाले एंजाइम इस पर अच्छे तरीक़ा से क्रिया कर सके, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करता है, पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन की मैल पर इमल्सीकृत की तरह ही है, यह साबुन की मैल पर इमल्सीकृत की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। तो कार्बन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 में, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको समझ में आएगा, है ना, ये किस तरह से होता है। अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है, अग्नाशय अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, तो जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दें, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अग्नाशय अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है, इस रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, तथा इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अग्नाशयिक रस का श्रावण जो होता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। ये याद रखेंगे आप दिमाग में बिठा के, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है, जिसे आंतरस स्रावित करती है ना। अब क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतरस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये क्वेश्चन को कि भैया क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतरस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में क्या होता है, प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, तो प्रोटीन को चेंज कर देता है किस में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, है कि नहीं। वसा को किस में कर देता है, तो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो इसको दिमाग में आप बिठा के रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेता है। अब पाचित भोजन को क्या करता है, आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेता है। क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम द्विगुणोम कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुणोम। तो मान के चलिए आंत होता है, इसके आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे ऐसे 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 प्रवर्ध होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भोजन यहाँ से जाते हैं, कि ये आंत की मान के चलिए ये लंबाई है, ठीक है। तो भोजन यहाँ से यहाँ अगर ट्रेवल करेगा तो ये सीधा, ये बहुत ही कम समय में कट जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए ये आंत के अंदर इस तरह से द्विगुणोम हो, है ना। अब अगर इतनी छोटी ये भी है, इतनी छोटी ये भी है, अगर भोजन की टुकड़ी इस पे आएगा, टुकड़ा छोटे छोटे, तो क्या होंगे, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरना होगा। तो सतही क्षेत्रफल ये बढ़ा देता है इसकी लंबाई, ताकि अच्छी तरीक़ा से, है कि नहीं, अच्छी तरीक़ा से जो है भोजन का अवशोषण हो जाए। तो द्विगुणोम जो होता है इसी तरीक़ा से हमारे आंत के अंदर होता है। समझ में आया कि नहीं। तो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, है ना, तो जिन्हें हम द्विगुणोम कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ये अवशोषण क्या करता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। द्विगुणोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। तो द्विगुणोम में रुधिर वाहिकाओं का
बहुतायत होती है, बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं जुड़े होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है कि नहीं। तो वहन तंत्र के माध्यम से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये अवशोषित मान के चलिए बहुत सारे बहुतायत वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिकाएं जो आंत्र से आके, छोटी आंत्र से आके जुड़ी होती है और भोजन को अवशोषित करके क्या करती है, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाती है ना शरीर, जहाँ पे उस ताकि जहाँ पे उसका अच्छे तरीका से जो है निर्माणकारी, विघटनकारी, वृद्धि, विकास है ना, वहाँ पे उसका काम है कि नहीं। हमारे शरीर को ग्लूकोज एनर्जी का कार्य है ताकि वहाँ पे आसानी से टूट सके। तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज जो है कोशिका के पास पहुँचेगा, तभी उसका जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और वो हमें ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करेगा। तो सारे का काम कहाँ है, कोशिका के पास है, कोशिका के पास पहुँचाना है। तो इसके लिए क्या करता है, भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण, पुराने ऊतकों की मरम्मत में होती है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। अब बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है। यहाँ एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भैया हमारे आहार नाल जो है, जिसकी जो है मान के चलिए कि हमारे पाचन तंत्र में जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, दीर्घरोम इस पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेते हैं। ये कहाँ होता है, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण होता है। तो दीर्घरोम में होता है और बृहदान्त्र में। तो बृहदान्त्र में जो दीर्घरोम होता है और उसमें से क्या करता है, अधपचा भोजन, जो अब मान के चलिए भोजन नहीं पचा है, बिना पचा हुआ भोजन में से पानी को अवशोषित कर लेता है, बड़ी आंत में, बृहदान्त्र में कर लेता है। तो अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो सभी को मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है, और बहुत कुछ है जो कि आप जब हम बता रहे थे तब आपको बताए होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छी तरीक़ा से समझ लिए हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। खास करके क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट हैं, इसका डायग्राम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डायग्राम का प्रैक्टिस आप कर लेंगे, है ना। अगर होगा तो डायग्राम कैसे बनाया जाता है इसका मैं छोटा वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये सारे बातें जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है इसको तो आप याद कर ही लीजिएगा, और बहुत सारे कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। तो आप वीडियो जब देखोगे उस दौरान आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है उस सबको जो है आप नोट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में लेक्चर में पढ़ेंगे दंत क्षरण, क्योंकि कितनी बार यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो दंत क्षरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अच्छे तरीक़ा से मानव में पोषण अगर आपने जाना है तो बिहार एग्ज़ाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।